Everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक की सीटेड पेपर 2 SST का NCERT बेस्ड सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6th एंड 8th की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लास 7th की हिस्ट्री के 3 चैप्टर बस बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो गया है। एंड रिमेनिंग की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग आपका ज्योग्राफी बचता है 7th एंड 8th क्लास का, ठीक है। 7th स्टार्ट हो गया, 7th का एक चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है आज ही, मतलब कल अपलोड कर दिया था। एंड रही बात पॉलिटी का, तो ये पॉलिटी का क्लास 6 की पॉलिटी का पहला चैप्टर है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 10 जनवरी तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ PYQs और अदर जो डिमांड्स आ रही हैं आपकी, उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, ये चैप्टर जो है विविधता की समझ, ठीक है। इसमें जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये विविधता की समझ। विविधता क्या है, आप सभी को पता है विविधता क्या है। कि जैसे हमारे इंडिया में ईस्ट में जो रह रहा है वो कुछ उसका पहनावा खान पान अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। जो साउथ में रह रहे हैं उनकी भाषा क्या है, तमिल तेलुगु, ठीक है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उनका डिफरेंट बोलचाल है, ठीक है। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो उनका डिफरेंट है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि विविधता का मतलब ही है कि अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, अलग धर्म के लोग, अलग जाति के लोग, अलग भाषा, ठीक है, अलग तौर तरीके, फिर भी क्या है हमारे भारत देश में सब एकत्रित होकर रह रहे हैं। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का टैग लाइन है हमारे भारत का, ठीक है। ये है विविधता की बात। विविधता मतलब डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या क्या डिफरेंस है, कैसे क्या है, वो हम समझेंगे, ठीक। ये चैप्टर इसमें 3 बच्चे दिए हैं, तो अपनी उम्र के 3 बच्चे दिए गए हैं। तो ये कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ ये आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए हैं, जस्ट आपके पसंदीदा खेल कौन है, ये सब भी नहीं पूछने वाला है। ये जो इमेज है इसमें 2 समीर हैं, एक पेपर बेच रहा है, ठीक है, जो स्कूल नहीं गया होता है, और एक क्या है, पढ़ा लिखा है। तो इन दोनों के बीच दोस्ती ये लोग करना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे की भाषा समझते हैं। फिर एक दिन अचानक ये समीर नहीं होता है, ठीक है, मतलब पेपर बेचने नहीं आता है, ठीक। ये वाली बात है, यही 2 पेजेस में बताई गई है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये समीर की कहानी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। पूछा क्या जाएगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूछा आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है भारत में विविधता, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विविधता हम समझ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से विभिन्नता होती है, कि जैसे भिन्न भिन्न प्रकार का खाना खाते हैं लोग। साउथ में चावल ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ की हम बात करें तो हम लोग रोटी का यूज़ करते हैं। वहाँ रोटी बहुत महंगी मिलती है, 40 रुपए की एक रोटी। या अब वेरी करता रहता है ना, 40, मैं जब गई थी तो 40 रुपए की एक रोटी थी, है ना। क्योंकि वहाँ चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं रोटी का। चावल की उपज ज़्यादा होती है ना, इस वजह से चावल वो रहता है वहाँ पे उनके पास, तो उपज ज़्यादा है, ठीक है। उपयुक्त चावल के लिए उनके पास वातावरण है, तो अपना चावल की उपज है तो वही सेल आउट हो रहा, वहाँ लोग प्रेफर भी करते हैं, है ना। अब अलग अलग त्यौहार मनाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से अगर हम सोचें तो ये सब विविधता होने के कारण बात यह है कि सब लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, हमारा तरीका एक ही है ना, सेलिब्रेट करने का, कि हम अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ करते हैं, केवल मनाने का तरीका अलग है। मतलब सेलिब्रेट हम लोग जैसे मान लिए हिंदू भी सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल, ठीक है। उनका डिफरेंट कल्चर है, तो भाई अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका अलग तौर तरीका है। बट खुशी जाहिर करने की अगर हम बात करें तो तरीके लगभग लगभग, थोड़े से रीति रिवाज अलग है, बट तरीका लगभग वही है खुशी जाहिर करने का, है ना। तो यही बताया गया है इसमें ना। अब हम अगर बात करें कि हम विविधता को कैसे समझें, इस पे चर्चा करना चाहें तो ये है इम्पोर्टेंट, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, करीब 200
200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब लोग क्या करते थे? संसार के एक भाग से दूसरे भाग जाने के लिए यात्रा करते थे, और वे पानी के जहाज में, घोड़े या ऊँट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएँ क्या होती थी? खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए ही लोग करते थे, है ना? मान लिए यहाँ व्यापार नहीं है एक जगह, तो दूसरी जो जगह जाके अपना सामान-वामान ले जाके बस गए, ठीक है? वहाँ पे ज़मीन मिल गई, उनको व्यापार मिल गया, खाने-पीने का इंतज़ाम जुगाड़ हो गया, तो वो लोग रहने लगे, है ना? यही वाली बात थी। बट अब यात्रा में जो होता था भाई, ये सब सुविधाएँ तो थी नहीं जो आजकल हैं, हवाई जहाज हैं, बस है, मोटर कार सब कुछ है। अब ये सुविधाएँ तो हैं थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, काफ़ी समय लगता था उन्हें यात्रा करने में, तो उन्हें ठहरना भी पड़ता था, ठीक है? इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपने घर-बार छोड़ देते थे। बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, व्यापार के लिए, सूखे अकाल के लिए, ज़मीन के लिए, इस सब चीज़ों के लिए वो अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव ऑन करते थे। अब दूसरी जगह मूव ऑन करेंगे, ठीक है? तो अब ये हवाई जहाज़, घोड़ा-गाड़ी ये तो है नहीं, तो उन लोगों को ठहरना भी पड़ता होगा, यात्रा में उनके समय भी लगता होगा। वही चीज़ लिखा है, जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते, है ना? कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, कुछ युद्ध के कारण जाते थे। फिर क्या होता था, जब लोग नई जगह में बसना शुरू करा, तो रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? अब मान लिए आप में से किसी का केंद्रीय विद्यालय में हो गया, ठीक है? तो अब मान लो आपकी साउथ पोस्टिंग हो गई, ठीक है? अब साउथ पोस्टिंग हो गई तो आप वहाँ की तरह आप थोड़ा-थोड़ा अडैप्ट करेंगे ना। अब मान लिए थोड़ा-थोड़ा आप चावल भी खाना सीखोगे। अब जैसे मैं चावल नहीं खा पाती हूँ, ठीक? अब मान लिए साउथ पोस्टिंग हो जाए तो खाना ही पड़ेगा 40 रुपए की रोटी रोज़। 1 रोटी से तो पेट भरेगा नहीं, 2 रोटियाँ चाहिए होंगी। तो धीरे-धीरे जहाँ रहोगे तो बड़ी मुश्किल से भी मिलती हैं, बहुत हार्ड रोटियाँ अच्छी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये था, मुझे नहीं अच्छी मिली, है ना? और महँगी भी मिली और अच्छी भी नहीं मिली। जो यहाँ का स्वाद था वो तो बिल्कुल मिला ही नहीं, ठीक? तो ये बात है, जहाँ पे रहने लगोगे ना तो वहाँ की कुछ-कुछ संस्कृति, रीति-रिवाज बदल लेंगे, ठीक? ना, अब अगर हम बात करें, थोड़ा-सा बदलाव आ जाता है। मान लो एक जगह से दूसरी जगह बसे, यहाँ से यहाँ गए तो थोड़ा-सा बदलाव हमारे अंदर आ गया। फिर यहाँ से यहाँ गए तो थोड़ा-सा बदलाव यहाँ आ गया। फिर यहाँ से गए, यहाँ से आए तो थोड़ा-सा बदलाव आ गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो कुछ चीज़ें वे नई जगह से अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते थे। भाई कुछ चीज़ें तो हमारी हैबिचुअल ही रहेंगी ना। हम पूरा अपनी मतलब संस्कृति, अपना पूरा कल्चर तो नहीं बदल देंगे, थोड़ा अपने अंदर भी चलते रहेंगे, कुछ बदलना भी पड़ेगा, है ना? कुछ अडैप्ट भी करना पड़ेगा। उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म सब आदि में नए-पुराने का मिश्रण होता रहा। फिर इसी तरह क्या हुआ, उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता रहा, और धीरे-धीरे एक मिश्रित या फिर मिली-जुली संस्कृति बनती गई, बनती गई, बनती गई। इसी तरह विविधता होती चली गई। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे, ठीक है? अब यही कुछ लिखा है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हम देखते हैं। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान-पान की आदत में फ़र्क होगा, बल्कि वो किस तरह के काम करते हैं, ठीक है? शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनके जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्ज़ी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं, है ना? कुछ ही लोग होते हैं जो मतलब शहर में सब्जियाँ, साग-सब्जियाँ लगाते हैं, है ना? और जगह भी उनके पास होगा नहीं, गार्डन वगैरह भी होगा, तब भी वो नहीं करते हैं कि कोई चीज़ उगा लें, पेड़ लगा लें, फूल लगा लें। वो सब मार्केट से ही लेना प्रेफ़र करते हैं, है ना? सोचते हैं कौन ये करे झंझट, मार्केट से खरीद लाएँगे। अब देखिए, 2 यहाँ पे केस स्टडी ली गई हैं, इनको अच्छे से किया गया है, यही इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। लद्दाख और केरल का, जो दोनों ही अपने हर चीज़ में डिफरेंट है, कल्चर, संस्कृति, खान-पान हर चीज़ में डिफरेंट है ना? तो उन्हीं की केस स्टडी यहाँ पे करी गई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो उसके ऐतिहासिक और अगर किसी क्षेत्र की विविधता पर बात करें तो उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण का क्या असर पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं? देखिए, अगर हम लद्दाख की बात करें
तो आप अगर हम मैप कुछ थोड़ा-सा ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपका लद्दाख है, ठीक है? इस एरिया में कुछ आपका लद्दाख आएगा, ठीक? अब ये हमने लद्दाख डिस्कस कर लिया, लद्दाख का ही पहले केस स्टडी है। तो लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है, ठीक है? इसे हम ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं, है ना? और जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, जम्मू कश्मीर अगर मानते हैं तो है ये, तो इसके पूर्वी हिस्से में है और ठंडा रेगिस्तान है, ठीक? यहाँ पर क्या होता है, अब जब ठंडा रेगिस्तान है तो भाई कृषि तो हो नहीं पाएगी, खेती तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में बिल्कुल बारिश बिल्कुल नहीं होती है और ये इलाका हमेशा काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ही ढका रहता है। कौन-सा? लद्दाख का एरिया। क्षेत्र बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, बड़ी मुश्किल से, ठीक है? पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। पीने के पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों को आफ़त होती है, क्योंकि वहाँ सब बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है? और यहाँ के लोग क्या करते हैं, अब जब इस तरह की सिचुएशन है कि भाई वहाँ पे कृषि नहीं हो सकती, तो उन लोगों का जीवन यापन कैसे चलता है? तो देखिए, वो लोग क्या करते हैं, बकरी पालते हैं, एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे क्या होता है, पश्मीना ऊन होती है। और ये जो ऊन होती है पश्मीना, ये बहुत महंगी होती है, पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है, इसी से इसको बेच के ये लोग पैसा कमाते हैं, ठीक? लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, फिर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। किसको बेचते हैं? कश्मीर के व्यापारियों को इसे बेचते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं, ठीक है? और ये लोग खाते पीते क्या हैं फिर जब कृषि नहीं होती? तो देखिए, दूध से बने पदार्थ या फिर मांस, इन्हीं सब चीज़ों पे ये लोग निर्भर रहते हैं, क्योंकि वहाँ कृषि तो होना मुश्किल है, असंभव काम है ना? दूध से बने पदार्थ, मक्खन और मांस, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक? अगर रेगिस्तान होने के यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हो। अब रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आना नहीं चाहते या आकर्षित नहीं होते। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। अब व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना जाता है, तो देखिए लद्दाख के रास्ते से ही, यहाँ से अगर हम बात कर लें तो यहाँ से मध्य एशिया से, यहाँ से लोग व्यापार करते हैं। यही इसी लद्दाख के रास्ते से ही चाइना, या बोल सकते हैं हम तिब्बत, इधर से ही जाते हैं, ठीक है? तो व्यापार तो होता है, ठीक? यहाँ के रास्ते से भी जाते हैं, ठीक? क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुज़रकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँच जाते हैं, जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। ये काफ़िले अपने साथ क्या-क्या लेके, अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरिया आदि लेकर चलते थे, ठीक है? लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। तो देखिए, बौद्ध धर्म तिब्बत कहाँ से पहुँचा? लद्दाख के रास्ते से ही पहुँचा है, ठीक? जिसे, और अब जब देखिए, लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि लद्दाख के रास्ते से बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुंचा था, ठीक? तो कुछ चीज़ें लद्दाख ने भी अपना ली, तो उसे कुछ चीज़ें अपनाई, सारी ने कुछ फेर बदल करके, तो छोटा तिब्बत इसे कहा जा सकता है, ठीक? या कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक? लद्दाख की बात हो रही। लद्दाख में गाने और कविताओं का बहुत ज़्यादा समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का अगर एक ग्रंथ बोले तो केसर सांगा, तिब्बत का ग्रंथ है केसर सांगा, जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है? वहाँ के स्थानीय मुसलमान और बौद्ध लोग इसे गाते हैं और इस पर नाटक भी खेलते हैं। ये बात हुई लद्दाख की, ये पश्मीना शॉल बन रहे हैं, ठीक? एक ये केस स्टडी हो गई। दूसरी केस स्टडी यहाँ पे केरल के बारे में। तो आप सभी को पता है, अगर हम इंडिया के मैप में दूसरा पेन ले लेती हूँ। इंडिया के मैप में अगर हम केरल की बात करें तो केरल आपका कुछ यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ये समुद्र से घिरा हुआ है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक? ये वाली बात है, यहाँ पे पहाड़ी है केरल में, ठीक? अब ये मैप रहेगा तो थोड़ा-सा आसानी रहेगी। देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है, ठीक है? हम सभी को पता है दक्षिण में बसा हुआ है। एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक? नीचे से समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से है, ठीक है? और ये पहाड़ियाँ जो हैं, इनमें विविध प्रकार के मसाले, आप सभी को पता है केरल में मसाले फ़ेमस है, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी, ये सब खड़े मसाले वहाँ पे
फेमस है। इसका कारण ये है व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक केंद्र बना है, ठीक है। व्यापारियों के लिए आकर्षक केंद्र इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वो सब अगर हम बात करें तो नॉन-वेज खाते हैं, नॉन-वेज में ये मसाले पड़ते हैं। अब ये मसाले कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे केरल से, ठीक है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, ठीक है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ 2000 साल पहले आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस को, संत थॉमस को जाता है, ठीक है। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अगर हम बात करें इब्न बतूता की, जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ठीक है ना। वास्को दी गामा की बात करें तो जहाज से यहाँ पहुंचा था, ठीक है। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता जाना, ठीक है, यहाँ पहुंचा था, आप सभी को पता है वास्को दी गामा ना। इन्हीं ऐतिहासिक प्रभाव के कारण क्या हुआ कि केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते थे, जिसमें इसमें केरल में क्या था, यहूदी धर्म के भी थे, इस्लाम भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, बौद्ध धर्म के भी लोग थे, ये सभी थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वला कहते हैं। देखिए ये मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये चाइना के जाल से बिल्कुल मिलते हैं। चीना वाला इन्हें बोला जाता है, मछली पकड़ने का जाल है, ठीक है। अगर बात करें तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, चीन में, ठीक है। अगर बात करें केरल में फिर लोगों का जीवन यापन कैसे चलता था, देखिए केरल में पानी है, ठीक है, पानी है जब तो भाई समुद्र के किनारे है, पानी है तो भाई कृषि हो सकती है। अब जब कृषि हो सकती है तो सबसे ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ है, कृषि हो सकती है, ठीक है, बना के सामान हम बेच सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जलवायु उपयुक्त हैं खेती करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता था, मछली है, सब्जी है, चावल है, इन सब की खेती अच्छी खासी होती थी और इसी से लोग जीवन यापन करते थे। और एक चीज़ बहुत फेमस है केरल में, ओणम। ओणम में क्या होता है, नाव प्रतियोगिता होती है। केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और बहुत आकर्षक त्यौहार माना जाता है, बहुत विशेष आकर्षण त्यौहार ये माना जाता है। इसमें नाव प्रतियोगिता होती है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें, केरल और लद्दाख की भौतिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं हम भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति के प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारी, भाई दोनों क्षेत्र को प्रभावित, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ठंडा है तो वहाँ नहीं, वहाँ भी ठंड वाले एरिया में भी उन्हें फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि उस रास्ते से चाइना पहुँचे, ठीक है, वहाँ उस लद्दाख के रास्ते से पहुँचे, ठीक। और जो नीचे वाला एरिया अगर हम बात करें साउथ की, तो उससे भी वो भी व्यापारियों को प्रभावित करता है क्योंकि वहाँ से मसाले वगैरह उन्हें लेने, ठीक है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसाले की खेती संभव हुई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन से व्यापारी ऊन ने खींचा वहाँ पे ऊपर लद्दाख की ओर और नीचे क्या, मसालों ने खींचा, ठीक है। और संस्कृति जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है, ठीक। अब ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये है, वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या एकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी, ठीक है। यही एकता में अनेकता बोला जाता है कि जब राज था तो सभी ने, मतलब जब लड़ाई हुई तो सभी ने भाग लिया, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग भी शामिल हुए थे और इकट्ठा हुए। यही दर्शाता है कि विविधता में एकता, ठीक। अब ये सब कुछ गाने लिखे गए हैं, ठीक है। आप देखना चाहें तो देख लें, ये सब पूछे उछे जाते हैं नहीं, तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, ठीक।
नेक्स्ट ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज इन्होंने लिखी है। इसमें लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति का वर्णन करता है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसको अपने शब्द में लिखिए, बच्चों से पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट यही था, जो केरल और लद्दाख का डिस्कशन किया है वो इम्पोर्टेंट है, विविधता ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये हो गया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye and please don't forget to like. मैं भी बहुत मेहनत से आपकी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। ये रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कंटिन्यूशन में 2-3 रिकॉर्ड करूँगी, तब आपको कल मिल पाएंगी। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। पेपर आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, ओके। और प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं, सब सारा 6 to 8 NCERT कोर्स हो रहा है, जो रिमेनिंग है 10 तारीख तक हो जाएगा, ओके। बाय।